सभी को हमारा नमस्कार। आज के लेक्चर वीडियो में हम प्रतीवगमन विश्लेषण रेग्रेशन एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। हमने पिछले लेक्चर वीडियो में आपको प्रतीवगमन विश्लेषण के बारे में, उसके अर्थ, विशेषताएं और प्रकार के बारे में चर्चा किया था। और आज हम प्रतीवगमन विश्लेषण के सेकंड पार्ट में प्रतीवगमन विश्लेषण की कुछ और बातें यहाँ पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही हम सवाल के माध्यम से एक प्रैक्टिकल भी सॉल्व करेंगे कि प्रतीवगमन को किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक सवाल के माध्यम से हम समझेंगे। प्रारंभ में हम यहाँ पर प्रतीवगमन रेखाएं रेग्रेशन लाइंस के बारे में समझते हैं। दो समंग श्रेणियों के पारस्परिक औसत संबंध को दर्शाने वाली सर्व उपयुक्त रेखाओं को प्रतीवगमन रेखाएं कहा जाता है। और ये रेखाएं वास्तव में किसी एक श्रेणी के औसत मूल्य से संबंधित दूसरी श्रेणी के सर्वोत्तम औसत मूल्य को व्यक्त करती है। और जो प्रतीवगमन रेखाएं होती है ये दो तरह की होती हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि प्रतीवगमन रेखाएं जो है दो होती हैं। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि प्रतीवगमन की दो रेखाएं क्यों बनती हैं। तो उसके दो कारण हैं। पहला कारण हम समझते हैं कि प्रतीवगमन रेखाएं दो क्यों होती है, उसका पहला कारण हम समझते हैं। सबसे पहला कारण ये है कि दो संबंधित श्रेणियों के लिए दो प्रतीवगमन रेखाएं होती है। पहली रेखा जो है, एक रेखा y का x पर प्रतीवगमन प्रकट करती है और इसको हम समीकरण से लिख सकते हैं y = a + bx। जैसे कि आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वाला y = a + bx। ये रेखा क्या बतलाती है कि x का y पर प्रतीवगमन को ये रेखा बतलाती है। इस रेखा पे देखिए y का मूल्य हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर y जो है ये आश्रित चर होगा और x जो है ये स्वतंत्र चर होगा। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर y जो है ये स्वतंत्र चर है, आश्रित चर है, और x जो है स्वतंत्र चर है। तो स्वतंत्र चर जो कि x है, इसके दिए हुए मूल्य के आधार पर हम y के मूल्य को एस्टिमेट करेंगे। और यहाँ पर a जो है a ये कांस्टेंट है और b y का x पर प्रतीवगमन का गुणांक है, ये प्रतीवगमन गुणांक। तो b = यहाँ पर है प्रतीवगमन गुणांक। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं bxy = r सिग्मा, ये गलत हो रहा है, b/x आएगा। ये b/x = r सिग्मा / सिग्मा x। ये प्रतीवगमन गुणांक है और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अभी आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। और दूसरी रेखा जो है x का y पर प्रतीवगमन प्रकट करती है। तो यहाँ पर x जो है ये आश्रित चर होगा और y यहाँ पर स्वतंत्र चर होगा, और b यहाँ पर x का y पर प्रतीवगमन का ये गुणांक होगा और a यहाँ पर कांस्टेंट है। तो इस तरह से पहला कारण ये है कि पहला कारण दो प्रतीवगमन रेखाएं होने का पहला कारण क्या है कि सबसे पहला कारण है कि एक रेखा y का x पर प्रतीवगमन प्रकट करती है और दूसरी रेखा x का y पर प्रतीवगमन प्रकट करती है। इसलिए दो रेखाएं होती हैं प्रतीवगमन की। ये पहला कारण हुआ। दूसरा कारण समझते हैं इसका, जो कि प्रतीवगमन रेखा का दूसरा कारण ये है कि प्रतीवगमन रेखाएं
सर्व उपयुक्त रेखाएं होती हैं और इनकी रचनाएं जो है, प्रतिविगमन रेखाओं की रचना न्यूनतम वर्ग की मान्यता, लीस्ट स्क्वायर्स एसम्पशन, इसके आधार पर प्रतिविगमन रेखा की रचना की जाती है, प्रतिविगमन रेखा बनाई जाती है। और जब न्यूनतम वर्ग विधि के अनुसार कोई रेखा खींची जाती है तो उसमें विभिन्न बिंदुओं के जो विचलन का वर्ग का योग होता है ये न्यूनतम होता है। तो चूंकि प्रतिविगमन रेखा इस न्यूनतम वर्ग की मान्यता के आधार पर खींची जाती है, इसलिए इस रेखा के जो विभिन्न बिंदुओं के विचलनों का वर्गों का योग होता है उसमें न्यूनतम होता है, इसलिए प्रतिविगमन की दो रेखाएं होती हैं। तो ये दो कारण हैं, इनको आप ध्यान से समझिएगा। अब एक प्रतिविगमन रेखा हो सकती है, या हम उसको कहें प्रतिविगमन रेखा के अपवाद कह सकते हैं, कि कोई ऐसी एक अपवाद हो सकता है प्रतिविगमन रेखा का जहाँ पर प्रतिविगमन रेखा एक हो सकती है। ये कब हो सकती है? प्रतिविगमन रेखा एक तब हो सकती है जब मान लीजिए कि दो श्रेणी हमको दी हुई है, एक्स सीरीज दी हुई है, एक्स सीरीज, और ये एक्स सीरीज है और ये मान लीजिए ये वाई सीरीज है। अब इन दोनों के डाटा, या तो इसके एक्स सीरीज की डाटा और वाई सीरीज की डाटा, इन दोनों के डाटा या तो एक समान हो, या इन दोनों के बीच में एक्स सीरीज और वाई सीरीज के बीच में पूर्ण सहसंबंध हो, पूर्ण सहसंबंध हो। सहसंबंध को वाला चैप्टर हमने आपको पढ़ा दिया है, आप सहसंबंध पढ़ेंगे पूर्ण सहसंबंध क्या होता है। तो पूर्ण सहसंबंध यदि इन दोनों में है, पूर्ण सहसंबंध यदि दोनों श्रेणियों के मध्य में पूर्ण सहसंबंध है तो स्वाभाविक है कि x और y इन दोनों डाटा सीरीज के जो बिंदु बनेंगे वो एक ही रेखा में होंगे, इसलिए ऐसी कंडीशन में प्रतिविगमन की एक रेखा हो सकती है। अब जिस तरह से प्रतिविगमन की दो रेखाएं होती है, उसी तरह से प्रतिविगमन के दो समीकरण भी होते हैं। और प्रतिविगमन समीकरण क्या होते हैं कि जब हम प्रतिविगमन रेखा को समीकरण के रूप में, बीजगणितीय रूप में उसको हम लिखते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो वो कहलाते हैं प्रतिविगमन समीकरण। तो ध्यान रखिएगा कि प्रतिविगमन समीकरण भी दो होते हैं, क्योंकि प्रतिविगमन रेखा दो होती है, इसलिए प्रतिविगमन समीकरण भी दो होते हैं। प्रथम समीकरण समझते हैं। पहला समीकरण देखिए, एक रेखा y का x पर प्रतिविगमन प्रकट करती है, तो उसको हम लिखते हैं क्या? y इक्वल टू a प्लस बी एक्स लिखते हैं। यहाँ पर y आश्रित चर है और x जो है स्वतंत्र चर है। अभी जस्ट हमने इसके पहले आपको बताया था। अब इस समीकरण को हम यदि सहसंबंध गुणांक, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन, इनके रूप में यदि हम इस समीकरण को लिखें तो ये वाला जो समीकरण है ये इस तरह से बनेगा, y माइनस y बार इक्वल टू r सिग्मा y डिवाइडेड बाय सिग्मा x, ब्रैकेट में x माइनस x बार। यहाँ पर ये वाला भाग जो है ये y का x पर प्रतिगमन गुणांक को बतलाता है। और इसको अगर हम एक एक भाग को समझें तो यहाँ पर r जो है ये y और x इन दोनों के बीच के सहसंबंध को बतला रहा है। सिग्मा y जो है y श्रेणी का स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसी तरह से सिग्मा x यहाँ पर ये x श्रेणी का स्टैंडर्ड डेविएशन है, और ये वाला x सीरीज का मीन है और ये y सीरीज का मीन है। अब दूसरा समीकरण देखिए, पहला समीकरण तो हमने समझ लिया। दूसरा समीकरण जो है
ये कहता है कि एक रेखा जो है x का बाय पर प्रतिगमन प्रकट करती है, x का बाय पर प्रतिगमन प्रकट करती है, तो उसको हम समीकरण में जब लिखेंगे तो उसको लिखेंगे हम x इक्वल टू a प्लस बी बाय, इस तरह से उस समीकरण को हम लिखेंगे। इस समीकरण में x जो है ये आश्रित चर है और बाय स्वतंत्र चर है, और b जो है x का बाय पर प्रतिगमन गुणांक को बतला रहा है, या इसको हम कहें कि b यहाँ पर जो होता है, b जो प्रतिगमन गुणांक है ये प्रतिगमन रेखा के स्लोप को बतलाता है, उसके ढाल को बतलाता है, और a यहाँ पर कांस्टेंट है। अब इस समीकरण को हम यदि सहसंबंध गुणांक, स्टैंडर्ड डेविएशन और समांतर माध्य के रूप में अगर हम लिखना चाहें तो उसको हम फिर इस तरह से लिखेंगे, ये नीचे आप देख रहे हैं, x माइनस एक्स बार इक्वल टू आर सिग्मा x डिवाइडेड बाय सिग्मा बाय माइनस बाय बार। यहाँ पर x बार जो है x सीरीज का मीन है और बाय बार जो है बाय सीरीज का मीन है। इसी तरह से r जो है x और बाय इन दोनों सीरीज के का सहसंबंध गुणांक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट है। और यहाँ पर सिग्मा x सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन है, सिग्मा बाय सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो ये दो रेखाओं के दो समीकरण होते हैं। दोनों समीकरण को हमने समझ लिया और दोनों समीकरण में हम ये समझा कि दोनों समीकरण को हम सहसंबंध गुणांक, प्रमाप विचलन और समांतर माध्य के रूप में किस तरह से हम इनको लिखेंगे। अब इसके बाद हम प्रतिगमन को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए हम इस सवाल को लेते हैं और इस सवाल के माध्यम से प्रतिगमन समीकरण को समझते हैं। इस सवाल में कहा गया है कि 7 कस्बों में टीवी सेट की मांग एक अन्वेषण से निम्न आंकड़े प्राप्त हुए हैं। यानी 7 कस्बों का टीवी सेट की मांग के संबंध में एक शोध किया गया और जो आंकड़े प्राप्त किए गए वो इस तरह से है कि ये 7 कस्बे दिए हुए हैं और 7 कस्बों में जनसंख्या देखिए जिसको x सीरीज कहा गया है, और उस 7 कस्बों में टीवी सेट की मांग जो है उस मांग को बाय सीरीज कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए ये 7 कस्बे हैं x सीरीज में, तो जिस पहला कस्बा में 11,000 की जनसंख्या है, जहाँ पर 15 के बराबर में टीवी सेट की मांग है। दूसरे कस्बा जिसमें 14,000 का पॉपुलेशन है और वहाँ पर 27 टीवी सेट की डिमांड है। इसी तरह से थर्ड जो कस्बा है, टाउन है, वहाँ पर 14,000 की पॉपुलेशन है और टीवी सेट की जो डिमांड है वह 27 है। इसी तरह से ये 7 कस्बे दिए हुए हैं और ये 7 कस्बों की पॉपुलेशन दी हुई है और उन कस्बों की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग टीवी सेट की डिमांड दी हुई है। अब हमें क्या करना है, देखिए इस सवाल में ये कहा गया है कि बाय का x पर प्रतिगमन ज्ञात कीजिए। बाय का x पर, बाय ये सीरीज है और x ये वाली सीरीज है, तो बाय का x पर प्रतिगमन ज्ञात कीजिए। आगे देखिए 30,000 जनसंख्या वाले कस्बे में टीवी सेटों की मांग को अनुमानित कीजिए। अब यहाँ पर हमें देखिए बाय का x पर प्रतिगमन समीकरण ज्ञात करना है और ये ज्ञात करना है कि यदि 30,000 वाले जनसंख्या वाला कोई कस्बा है तो वहाँ पर टीवी सेट की डिमांड कितनी होगी, ये हमको एस्टिमेट करना, अनुमानित करना है। जैसे कि 25,000 जो जनसंख्या जिस टाउन की, वहाँ पर टीवी सेट की डिमांड है 46। तो इसी तरह से यदि 25 के बाद यदि 30,000 जिस कस्बे की पॉपुलेशन होगी तो वहाँ पर टीवी सेट की डिमांड क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें कैलकुलेट करना है या एस्टिमेट करना है। तो यहाँ पर देखिए इस सवाल में
इस सवाल में बाय का x पर प्रतिविगमन समीकरण ज्ञात करना है हमको। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर बाय का निकालना है हमको, यानी बाय जो है, बाय यहाँ पर आश्रित चर है और x जो है स्वतंत्र चर है। तो यहाँ पर हमें ये 30,000 जनसंख्या दी है, यानी x की वैल्यू हमको x इक्वल टू दिया हुआ है 30,000 पॉपुलेशन दिया हुआ है। और ये पूछा गया है कि अगर जिस टाउन की पॉपुलेशन जो है 30,000 हो, वहाँ पर देखिए, वहाँ पर बाय का मतलब है टीवी सेट की डिमांड। तो बाय कितना होगा, अर्थात टीवी सेट की डिमांड कितनी होगी, ये हमें इस सवाल में फाइंड आउट करना है। आइए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। अभी देखिए जो दोनों डाटा सीरीज है, इस दोनों डाटा सीरीज को हमने एक्स सीरीज और ये बाय सीरीज, इस दोनों डाटा सीरीज को हमने इस टेबल में एंटर कर लिया। ये पॉपुलेशन को इस कॉलम पे और टीवी सेट यानी बाय को हमने इस कॉलम पे एंटर कर लिया, और इन सभी को हमने जोड़ा तो ये सम एक्स कहलाएगा। सम एक्स की वैल्यू हुई 119। इसी तरह से बाय सीरीज की डाटा को हम जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ा तो सम बाय की वैल्यू हमें मिली 217। तो इस तरह से सम एक्स और सम बाय ये दोनों हमको ज्ञात हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे, सम एक्स हमें मिल गया है तो हम एक्स बार कैलकुलेट करेंगे। एक्स बार यानी जो एक्स सीरीज है उसका मीन कैलकुलेट करेंगे पहले। तो एक्स बार इक्वल टू सम एक्स डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पर सम एक्स की वैल्यू है, सम एक्स की वैल्यू ये देखिए 119 और एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू ये संख्या, पदों की संख्या ये है 7। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे और ये आएगा 17, ये 17 आ गया। इसी तरह से हम बाय सीरीज का मीन कैलकुलेट करेंगे। बाय बार इक्वल टू सम बाय डिवाइडेड बाय एन। अब सम बाय की वैल्यू देखिए, सम बाय की वैल्यू है 217 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू 7 इक्वल टू ये है 13। 217 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 31। तो इस तरह से हमने एक्स बार की वैल्यू निकाला और बाय बार की वैल्यू निकाल लिया। तो एक्स बार की वैल्यू हमको मिली 17 और बाय बार की वैल्यू मिली हमें 31। यानी एक्स सीरीज का समांतर माध्य हमें मिला 17 और बाय सीरीज का समांतर माध्य हमें मिला 31। अब हम क्या करेंगे कि ये जो पॉपुलेशन यानी जो एक्स सीरीज है, उस एक्स सीरीज को हम एक्स बार से माइनस करेंगे। ये जो हमें एक्स बार मिला है 17, इससे हम इस पूरे डाटा को माइनस करेंगे। तो 11 माइनस 17 इक्वल टू ये हो जाएगा -6। 14 माइनस 17 इक्वल टू -3। 14 माइनस 17 इक्वल टू -3। 17 माइनस 17 इक्वल टू 0। 17 माइनस 17 इक्वल टू 0। 21 माइनस 17 इक्वल टू +4। इसी तरह से 25 माइनस 17 इक्वल टू 8। तो इस तरह से हमने ये जो पॉपुलेशन हमको दिया हुआ है, जो इसको हमने एक्स सीरीज कहा है, इस एक्स सीरीज में से हम क्या करेंगे, जो मीन हमने कैलकुलेट किया है, एक्स सीरीज का जो मीन हमने कैलकुलेट किया है, ये इस मीन को हम उसमें से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा dx। इसी तरह से हम बाय सीरीज का करेंगे। तो बाय सीरीज का हमें जो मीन मिला है वह है 31 मिला है,
तो 31 से माइनस करेंगे, इस पूरे डाटा को हम 31 से माइनस करेंगे। तो dy कैलकुलेट करेंगे हम कैसे, 15 माइनस 31 इक्वल टू 16, 27 माइनस 31 इक्वल टू -4, 27 माइनस 31 इक्वल टू -4, 30 माइनस 31 इक्वल टू -1, 34 माइनस 31 इक्वल टू 3, 38 माइनस 31 इक्वल टू +7, 46 माइनस 31 इक्वल टू 15। तो इस तरह से हमने dy भी ज्ञात कर लिया, यानी जो बाय सीरीज है उसका डेविएशन भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आगे हमने जो dx निकाला था, यानी x सीरीज का जो डेविएशन निकाला था उसका स्क्वायर करेंगे। तो इस पूरी सीरीज का, इस पूरे डाटा का स्क्वायर कर दें। 6 × 6 इक्वल टू, चूँकि माइनस माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, 36, 3 × 3 इक्वल टू 9, 3 × 3 इक्वल टू 9, ये 0 का 0 हो जाएगा। 4 × 4 इक्वल टू 16, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। इसी तरह से हम बाय सीरीज में करेंगे। बाय सीरीज में भी हमने जो dy निकाला है, इस dy का स्क्वायर करेंगे तो d स्क्वायर y हमें मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 और 15 का स्क्वायर 225। इस तरह से हमने dy का स्क्वायर कर दिया। हमने dx का स्क्वायर भी किया और dy का स्क्वायर भी किया। अब इसके बाद में लास्ट कॉलम में देखिए, ये dx और ये dy, इन दोनों कॉलम का हमको इंटू करना है। -6 इंटू -16, ये हो गया +96, -3 इंटू -4 इक्वल टू +12, -3 इंटू -4 इक्वल टू +12, 0 इंटू -1 इक्वल टू 0, 0 इंटू +3 इक्वल टू 0, +4 इंटू +7 इक्वल टू +28, 8 इंटू 15 इक्वल टू 120। तो इस तरह से हम dx का dy से इंटू करेंगे तो हमें मिल जाएगा dx dy मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये d² x को इसका समेशन करेंगे तो ये हमें मिलेगा सम d² x जो कि 134 है। और इसी तरह से हम d² y का करेंगे तो d² y इक्वल टू, ये मिलेगा हमें कितना, 572। और इसका इंटू करेंगे हम dx dy का तो ये हमें मिलेगा ये वाला सम dx dy। ये हमने टेबल कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना होगा और हमें कोरिलेशन कैलकुलेट करना होगा दोनों श्रेणियों के बीच में, एक्स सीरीज और ये बाय सीरीज, इन दोनों सीरीज के बीच में हमको कोरिलेशन कैलकुलेट करना होगा। तो आइए अगली नेक्स्ट स्क्रीन पे हम इन सभी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अब हम यहाँ पर एक्स सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। सिग्मा एक्स इक्वल टू √ सम d² x डिवाइडेड बाय n। इसको कैलकुलेट करेंगे। सम d² x की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है 134, √134 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू 7 है। तो
इस तरह से इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 134 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा अंडर रूट 19.14 मिल जाएगा। और इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये हमको मिलेगा 4.34 ये हमें एक्स सीरीज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया। इसी तरह से हम वाई सीरीज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तो वाई सीरीज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सिग्मा वाई इक्वल टू अंडर रूट सम डी स्क्वायर बाय डिवाइडेड बाय एन इक्वल टू सम डी स्क्वायर बाय की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है 217 नहीं 572 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 572 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 2 होगा अंडर रूट 81.71। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये हमें मिलेगा 9.04। तो इस तरह से एक्स सीरीज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें मिला 4.34 और वाई सीरीज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें मिला 9.04। तो अभी हमने दोनों सीरीज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लिया। अब हम दोनों श्रेणियों के बीच में कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे। तो कोरिलेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है R इक्वल टू सम dx dy अंडर रूट डिवाइडेड बाय, उसके बाद में अंडर रूट लगाएं, अंडर रूट सम डी स्क्वायर एक्स इंटू सम डी स्क्वायर बाय। यहाँ पर देखिए ये वाला सम डी एक्स डी वाई है, इसकी वैल्यू हमको प्राप्त हुई है ये वाली 268 अंडर रूट, फिर डिवाइडेशन लगाएंगे 268 डिवाइडेड बाय और फिर अंडर रूट सम डी स्क्वायर एक्स की वैल्यू 134 कैलकुलेट किया हमने और सम डी स्क्वायर वाई की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 572। अब ये ऊपर का 268 जैसे का तैसा रहने दीजिए, डिवाइडेड बाय अंडर रूट करेंगे 134 इंटू 572, इसका हम करें तो ये हमें प्राप्त होगा 76.64, इतना नहीं आएगा ये, हम 134 इंटू 572 करेंगे तो ये हो जाएगा 77648 ये हो जाएगा। इसके बाद 268 जैसे का वैसा रहेगा। उसके बाद हम 76648 का रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 277 और 268 में हम 277 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिलेगा 0.97, ये प्लस में है 0.97। ये एक्स और वाई इन दोनों सीरीज़ के बीच में ये कोरिलेशन हमको कैलकुलेट मिल गया।
इसका मतलब है कि दोनों श्रेणियों के बीच में जो कोरिलेशन है वह पॉजिटिव है और हाई लेवल का है, जो कि कितना है 0.97 है। तो अभी तक हमने देखिए एक्स सीरीज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन, वाई सीरीज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन और दोनों श्रेणियों के बीच का हमने कोरिलेशन, ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद में हमें सवाल में कहा गया था बाय का एक्स पर प्रतिगमन ज्ञात कीजिए। तो बाय का एक्स पर प्रतिगमन ज्ञात करते हैं हम। बाय का एक्स पर प्रतिगमन, बाय का एक्स पर प्रतिगमन, इसका समीकरण हमने आपको बताया था कि बाय माइनस बाय बार इक्वल टू आर सिग्मा बाय डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स और ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स बार। अब यहाँ पर बाय माइनस बाय बार की वैल्यू यानी बाय सीरीज का मीन हमने कैलकुलेट किया था 31 इक्वल टू आर हमें कितना प्राप्त हुआ 0.97, ये आर हमने कैलकुलेट किया था। इसके बाद में सिग्मा बाय की वैल्यू 9.04 और सिग्मा एक्स की वैल्यू 4.37। एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था 17। बाय माइनस 31 इक्वल टू 0.97 इंटू 9.04 डिवाइडेड बाय 4.37 करेंगे तो ये आ जाएगा 2.068 ब्रैकेट में रहेगा x माइनस 17। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बाय माइनस 31 इक्वल टू 0.97 इंटू 2.068, ये हो जाएगा 2.006 ब्रैकेट में x माइनस 17। आगे इसको सॉल्व करें हम तो ये हो जाएगा बाय इक्वल टू 13 को इस तरफ में हम लाएंगे राइट हैंड पे तो ये हो जाएगा 2.006 x माइनस ये इसका गुणा इसमें करेंगे और फिर से हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2.006 इंटू 17 करेंगे तो 34.102 आएगा। अब ये 13 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा प्लस 31। इस तरह से ये हो जाएगा। उसके बाद में हम आगे सॉल्व करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे हम। तो जब हम आगे सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा बाय इक्वल टू 2.006 x माइनस 3.102 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये तो हमने बाय की इक्वेशन को हमने निकाल लिया। अब इसके बाद में हमें सवाल में ये कहा गया है
कि 30,000 जनसंख्या वाले जो कस्बा है वहाँ पर टीवी सेट की डिमांड कितनी होगी। यानी x इक्वल टू हमें दिया हुआ है 30, तो यहाँ पर हम x इक्वल टू रख देंगे 30, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2.006 इंटू 30 माइनस ये हो जाएगा, देखिए फिर से करते हैं हम इसको, y इक्वल टू ब्रैकेट में 2.006 इंटू 30 माइनस 3.102 y इक्वल टू इसका और इसका इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 60.8 माइनस 3.102, इन दोनों का माइनस करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 57.068, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 58। ये हमें फाइंड आउट करना था। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर जिस कस्बे में 30,000 की जनसंख्या होगी वहाँ पर टीवी सेट की जो डिमांड होगी वह कितनी होगी, 58 होगी। यही हमको फाइंड आउट करना था। तो इस तरह से आज की लेक्चर वीडियो में आपने रेग्रेशन के बारे में समझा कि रेग्रेशन को हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो इसको आप इस लेक्चर वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा, और साथ ही आप अपनी नोटबुक में भी इसको डाउनलोड कीजिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।